मुसलमानों के दरमियान भी हमको अपने डेवलपमेंट की बात पर अब वोट करना पड़ेगा। अब ये वाली बात गलत है कि मुसलमानों के ताल्लुक से पहले ये रहा है कि वो सोचता रहा है इलेक्शन के वक्त में बूथ पर जब जाता है तो सोचता है कि साहब वो कौन सा कैंडिडेट है जो बीजेपी को हरा रहा है उसको वोट करे। अब ये हमको देखना है कि वो कौन सा कैंडिडेट है जो हमारे उद्धार की, हमारे डेवलपमेंट की, हमारे मतलब जो है उन्नति की बात कर रहा है, उसको वोट देगा। क्योंकि कांग्रेस के दोगलापन जो है लोगों के सामने उजागर हो चुका है। मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में कांग्रेस को एक्सपोज किया जाएगा तो यकीनी तौर पर कांग्रेस की तरफ से लोग हटेंगे। देश की राजनीति में शरद पवार का एक अलग मुकाम रहा। शरद पवार से देश के तमाम बड़े नेताओं से डिस्प्यूट हुए। उन लोगों ने उनको कई बार राजनीति से निपटाने की कोशिश की, मगर शरद पवार को नहीं निपटा पाए। शरद पवार ऐसे पहले शख्स हैं जिन्होंने सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने पे उनको टोक दिया था और उनका विरोध कर दिया था। तमाम ऐसे मामले हुए कि अटल जी से भी उनकी अगर किसी टॉपिक में मतभेद हुआ तो उन्होंने सामने कह दिया। अभी भी ये पोजीशन हुई थी कि शरद पवार की पार्टी के लिए बहुत कोशिशें हुई, मगर शरद पवार ने दिखला दिया कि हमारा एक अस्तित्व है। एक बार महाराष्ट्र में ऐसे एक मामला हुआ, उस पे भी उन्होंने दिखाया। तो एक ऐसी शख्सियत जिसको तमाम राजनीतिक दल कभी भी हाशिए में नहीं डाल पाए, उनके जो सबसे करीबी लोग रहे उसमें प्रफुल्ल पटेल जी रहे, अजीत जी रहे, अजीत पवार जी, और जो उनके सबसे साथ शुरू से लेके अभी तक है साहब जनाब जलालुद्दीन साहब। आपके बारे में बतला दें कि आप महाराष्ट्र में मुस्लिम जमात के बहुत अच्छे लीडर और सबसे ज़्यादा जनाधार वाले लीडर हैं। इधर पूरे देश में मुस्लिम समाज जो है वो एक असमंजस में है, किधर जाएं किधर नहीं जाएं। जलालुद्दीन साहब का कर्नाटक में, इसके अलावा बिहार में और नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ स्टेट में आप गए जहाँ पे एनसीपी के मेंबर्स रहे, बाकायदे इलेक्टेड मेंबर्स रहे। गोवा में भी आपके मेंबर हैं, गुजरात में भी मेंबर आपके रहे। तो आज ये पोजीशन है मुस्लिम समाज की कि वो एक दोराहे में है, क्या करें। कांग्रेस की भी ये पोजीशन रही, जैसे नेल्ली जैसा बड़ा संघार हुआ जिसमें कई कई हजार लोग वहां मारे गए असम में, और मारने के बाद उन जिनके नाम थे उन्हीं से कांग्रेस ने समझौता किया, और सबसे पहले समझौते में किया कि उन लोगों को माफ कर दिया जाए जिन लोगों ने दिल्ली में अल्पसंख्यकों का नरसंहार किया था। मुरादाबाद में भी बहुत बड़े नरसंहार हुए और वो इंदिरा गांधी के समय हुए। तो तमाम ऐसे रहे। तो एक ऐसा इस समय का जुलूक ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम समाज के नहीं क्लियर हो रहा है क्या कांग्रेस को कमिटेड वोट जा रहा है। परंतु आज जो देश की स्थितियां हैं वो ऐसा लग रहा है कि शायद कांग्रेस की जगह वो और दलों को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। जैसे दिल्ली में आप पार्टी को मुस्लिम समाज, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को, ऐसे महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ आज एनसीपी का राष्ट्रीय लेवल का यहाँ पे दिल्ली में बाकायदे उनका मीटिंग हुई। जलालुद्दीन साहब उसके माइनॉरिटी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि जलालुद्दीन साहब क्या स्थिति है और मुस्लिम समाज किधर जाएगा। मैं न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने ये मुनासिब जाना कि मुझसे गुफ्तगू करें। आपकी बात से मुझे इत्तेफाक है कि आज की तारीख में मुसलमानों के बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़रूर है, लेकिन वक्त और हालात के साथ धीरे धीरे सब सिचुएशन क्लियर हो रही है। अभी 3 सूबों के जो नतीजे आए हैं और जो कैंपेनिंग जिस तरह की कांग्रेस ने किया है, ख़ास तरीके से राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, मुझे इन दोनों सूबों में जो कैंपेन हुई उसमें कांग्रेस और बीजेपी की कैंपेन में कुछ फ़र्क नहीं नज़र आया। जैसे मध्य प्रदेश में आपके जहन में होगा कि अभी पिछले दिनों जो इलेक्शन हुआ उसमें कमलनाथ ने जो कैंपेन किया है, तो उन्होंने जितने एग्रेसिव हिंदुइज़्म की बात की उतना तो बीजेपी भी नहीं कर रही थी। कमलनाथ ने अपनी हर मीटिंग में वहाँ पर राम मंदिर का जिक्र निकाला। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि राजीव जी के वक्तों में ही वो जो है बाबरी मस्जिद के सिलसिले में उनका ताला खोला गया, वहाँ शिलान्यास हुआ। और नरसिम्हा राव के वक्तों में उन्होंने कहा कि साहब जो बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद
या उसके तोड़े जाने के बाद उन्होंने कहा जो उसकी मलबे पर जो मेकशिफ्ट टेम्पल बना था जिसके ऊपर आज राम मंदिर बन रहा, तो उन्होंने कहा वो कांग्रेस की पीरियड में मेकशिफ्ट टेम्पल बना। फिर वो जो है मुसलमानों के ताल्लुक से मतलब बिल्कुल वो कहते थे कि नहीं साहब, हम जो है हिंदू मतलब उनकी जो है वेलफेयर के उसके पक्षधर हैं। मुसलमानों के ताल्लुक से इतना बड़ा स्टेट मध्य प्रदेश, उनमें से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें दी थी मुसलमानों को, और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं। राजस्थान में भी इन्होंने यही किया। प्रियंका गांधी उनके साथ तमाम जगहों पर, चाहे वो नर्मदा के जो है परिक्रमा का मामला रहा हो, वहाँ पर पूजा अर्चना का मामला रहा हो, हर जगह जो है कमलनाथ के साथ शामिल नहीं। तो कांग्रेस पार्टी को भी वाजह करना पड़ेगा कि कांग्रेस की मुसलमानों को लेकर के उनकी अपनी क्या पॉलिसी है। और वो जिस शिवसेना के साथ कांग्रेस जो है महाराष्ट्र में सरकार में थी, और जिस कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को भी इंडिया का हिस्सा बनाया हुआ है, वो उद्धव ठाकरे आज की तारीख में भी अभी जो पब्लिक मीटिंग्स होती है उसमें कहता है कि साहब हमें गर्व है कि हमारे सैनिकों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। वो ये कहता है कि साहब बाबरी मस्जिद के अलावा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और दूसरी तमाम चीज़ों पर आर्टिकल 370 पर बीजेपी का जो स्टैंड है उसी पर वो करता है। उनकी सरकार जाने लगी तो उनकी सरकार का उद्धव की आखिरी निर्णय जो था उसमें यह था कि औरंगाबाद शहर का नाम उन्होंने तब्दील करके संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम बदल करके धाराशिव कर दिया। तो आप मुझे बताएं ये कौन सा सेकुलरिज्म है। आज की तारीख में उनके साथ उनके बड़े नेता हैं संजय राउत। संजय राउत अपनी 2019 में सामना में उन्होंने 10वां आर्टिकल लिखे जिसमें उन्होंने लिखा कि इस मुल्क के मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया जाए, इनके वोटों के अधिकार छीन लिए जाएं, और वो आज की तारीख में जो है इंडिया अलायंस के सबसे बड़े प्रवक्ता बने हुए हैं। तो इसलिए मुसलमानों को ज़्यादा देर तक झांसे में नहीं लाया रखा जा सकता। उनको भी ज़िंदगी की दौड़ में तरक्की में उनको हिस्सेदारी चाहिए है। और हमारी जो पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा ग्रुप, इसने जो है आइडियोलॉजिकल हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग जो है बीजेपी के साथ नहीं है। बहुत क्लियर किया दादा ने। हमारा उनके साथ एक पॉलिटिकल एडजस्टमेंट महाराष्ट्र के डेवलपमेंट को लेकर के है, और हम अपने सेकुलर मतलब इश्यूज पर माइनॉरिटीज़ को लेकर के बहुत क्लियर हैं। आपने देखा होगा कि अभी पिछले दिनों दादा ने महाराष्ट्र में जो मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का बजट अभी जो परसों भी पास हुआ है 1000 करोड़ का किया। इससे पहले की जो कांग्रेस की सेकुलर गवर्नमेंट जो वहाँ थी अब तक उद्धव के ज़माने तक, उसमें 100 करोड़ मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का बजट था, उसको 1000 करोड़ किया है। जलालुद्दीन साहब, क्या आपको लग रहा है शिवसेना और कांग्रेस का वहाँ पे जो कंबाइंड वो होगा, तो क्या कांग्रेस को मुस्लिम वोट महाराष्ट्र में जाएगा या देश के और जगह, क्या जैसे मुस्लिम वोट कभी कभी चला जाता है? देखिए जाता तो रहा है उनको, लेकिन अब आज की तारीख में मुसलमानों के दरमियान भी हमको अपने डेवलपमेंट की बात पर अब वोट करना पड़ेगा। अब ये वाली बात गलत है कि मुसलमानों के ताल्लुक से पहले ये रहा है कि वो सोचता रहा है इलेक्शन के वक्त में बूथ पर जब जाता है तो सोचता है कि साहब वो कौन सा कैंडिडेट है जो बीजेपी को हरा रहा है उसको वोट करे। अब ये हमको देखना है कि वो कौन सा कैंडिडेट है जो हमारे उद्धार की, हमारे डेवलपमेंट की, हमारे मतलब जो है उन्नति की बात कर रहा है, उसको वोट देगा। और विचार मतलब जो है, क्योंकि कांग्रेस के दोगलापन जो है लोगों के सामने उजागर हो चुका है। अच्छा, पूरे देश में क्या पोजीशन है, क्या? देखिए आज की तारीख में तो अलग अलग जगहों के अलग अलग चीज़ें हैं। महाराष्ट्र का मामला आया तो ये एक अलग हो गई कि हमारी जो है एनसीपी अजीत पवार की, बीजेपी और शिवसेना ये एक अलायंस में है। अब आप चले जाएंगे तो तमिलनाडु में एक अलग अलायंस हो जाता है, कर्नाटक। क्या कांग्रेस के साथ मुस्लिम जा सकता है? तमिलनाडु के साथ तुम्हारा डीएमके के साथ ही है। डीएमके की बदौलत मुसलमान वहाँ कांग्रेस को थोड़ा दे सकता है। क्या पोजीशन लगेगा? यूपी में हमारा मानना है कि अखिलेश जो है वहाँ हैं, और
लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस को अगर थोड़ा बहुत वोट अगर मिलेगा तो अखिलेश को, तो कांग्रेस का वहाँ है क्या, 2% वोट है। तो इसलिए मुझे जो है यूपी में तो इनकी कोई बड़ी उम्मीद नजर नहीं आती है। हाँ, दिल्ली में हमको लगता है कि यहाँ ठीक है, हम लोग भी अभी इंशाल्लाह कदम बढ़ा रहे हैं और आने वाले वक्तों में हम लोग भी अलायंस में आएंगे। एनडीए के अलायंस का हिस्सा है तो यहाँ हमारी पार्टी भी इलेक्शन लड़ेगी, हम भी अपने उम्मीदवार लड़ाएंगे यहाँ पर। इसका मतलब मोस्टली जो देश में राज्य हैं जैसे ये मध्य प्रदेश और बिहार, बंगाल, इन जगह क्या कांग्रेस को वोट मिलेगा? असम में मुस्लिम, मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में कांग्रेस को एक्सपोज किया जाएगा तो यकीनी तौर पर कांग्रेस की तरफ से लोग हटेंगे। बंगाल में मुस्लिम वोट क्या ममता को जाएगा या कांग्रेस भी वहाँ लगी? नहीं, कांग्रेस के पास वहाँ वोट ही कितना, 1.5% वोट है। अब आज की तारीख में 1.5% वोट में जो है नहीं उनका वहाँ। कांग्रेस बहैसियत एक पॉलिटिकल पार्टी, मेरा अपना मानना है कि बहुत हद तक अपना रेलेवेंस खो रही है, आने वाले वक्तों में और खोएगी। तो क्या वो पोजीशन हो सकती है जो सन 77 में हुई थी, कांग्रेस से मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह 77 में भी हुआ तो 92 में भी हुआ, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद भी तो हुआ। मेरा ये मानना है कि अभी भी हो जाएगा। आप शिवसेना के साथ टहलेंगे, उद्धव ठाकरे के साथ, और मुसलमानों के हितों की रक्षा की बात करेंगे तो कैसे चलेगा ये। अच्छा, जैसे राहुल के प्रधानमंत्री बनने की बात हो रही है, क्या ऐसा संभव है? अब इस पर तो कोई भविष्यवाणी हम कर नहीं सकते, लेकिन वहाँ पे ये ज़रूर है कि अभी इंडिया अलायंस में उन्होंने खड़गे को प्रधानमंत्री के लिए उसका फेस पेश किया है, तो राहुल तो ऐसे ही सीन से आउट हो गए। क्या कांग्रेस 100 सीटों पर पहुंच जाएगी? देखिए, कुछ भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते, हमको मुश्किल लगता है। अभी जो महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए थे, तो जो पंचायत चुनाव हुए उस पे खासतौर से शरद पवार जी का जो एरिया है बारामती, वहाँ पे पंचायत में सभी अजीत गुट को मिले और वहाँ पे शरद पवार जी के भी उनको नहीं मिले, किसी को नहीं मिले। तो इससे क्या ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का जो गठबंधन होगा बहुत मजबूत हो जाएगा? आपको एक बात बताएं, पंचायत चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी नंबर 1 पर रही है, अजीत पवार ग्रुप हमारा जो है एनसीपी, ये पार्टी नंबर 2 पे है, और बकिया जो है कांग्रेस और ये इनका जो है क्या कहते हैं शरद पवार साहब का जो ग्रुप है, इन लोगों का सबका वोट इकट्ठा कर लीजिए तो हमारे बराबर नहीं होता है। ये 2-3 पार्टियों का वोट कर लीजिए इकट्ठा, हमारे बराबर नहीं है, सब ये पीछे है। तो इसका मतलब जो गठबंधन होगा आप लोगों का संयुक्त और उधर कांग्रेस शिवसेना का होगा, तो आपके गठबंधन को लगभग कितनी सीटें मिल सकती हैं? मैक्सिमम हम आएंगे, मैक्सिमम हम आएंगे। हाँ, हमारा मानना है कि कांग्रेस की जो कुछ सीटें आ गई थी पिछली बार एक आध दो, तो इस बार इंशाल्लाह उसमें से शायद हाउस में नहीं पहुंचेगा कोई। शिवसेना का क्या कुछ सांसद पहुंचेंगे? हमको तो नहीं लगता, हमको नहीं लगता, हमको लगता है कि स्वीप करेंगे ये जो है बीजेपी और हमारा अलायंस जो है अजीत पवार का, जैसे पंचायत इलेक्शन में अभी पिछले दिनों स्वीप किया है, अभी फिर स्वीप करेंगे। आज की बैठक में आप लोगों का खास तौर से क्या एनसीपी का? अभी हमारा ये था कि चूंकि इसका जो अल्पसंख्यक विभाग बनाया गया है तो राष्ट्रीय स्तर पर इसको किस तरह से बेहतर तरीके से संगठित किया जाए, लोगों को जोड़ा जाए। तो इसमें अल्लाह के शुक्र है कि आज तारीख में मुल्क के अलग अलग हिस्सों से, कश्मीर से लेकर केरला से लेकर राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर के बिहार से लेकर के उत्तराखंड, हर जगह के लोगों का मतलब प्रतिनिधित्व रहा, और हमको ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह हम लोग बड़े पैमाने पर एक ताकत बन के उभरेंगे।